हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईडी फाउंडेशन से वेव मोशन एंड साउंड को डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साउंड। क्या है? साउंड एक्चुअली शुरू करने जा रहे हैं। देख रहे हैं साउंड को कितना पढ़ पाते हैं आज। ठीक है, साउंड का ये लास्ट लेक्चर नहीं होगा। यहाँ पे साउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं कहाँ तक आगे जा पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधे साउंड। तो साउंड न कह के हम लोग इसको कहेंगे साउंड वेव। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि हमें पता है साउंड इज नथिंग बट अ वेव। मतलब साउंड इज नथिंग बट अ वेव का मतलब यह है कि साउंड एक वेव है। ठीक है, बस इतना ही जानना है। तो साउंड हमारा क्या हो गया? वेव है। साउंड कैसा वेव है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है। सबको पता है भाई, साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव होता कैसा है? जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। दैट नीड्स medium to travel, that is it needs what? medium to travel। जब भी मीडियम की बात होगी तो मीडियम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होंगे ना। मीडियम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो साउंड जो ट्रैवल करेगा, है ना, साउंड मीडियम से होकर जो ट्रैवल करेगा तो साउंड कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। लेकिन जब साउंड या कोई मैकेनिकल वेव ट्रैवल करता है किसी मीडियम से, जैसे मैं हवा की बात करूं, तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन कौन? एक तो प्रेशर, है ना। नॉर्मली इसमें तो कुछ प्रेशर है ही, है ना। नॉर्मली एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है, वो नॉर्मल प्रेशर है। उसमें अगर कोई चेंज आता है, इसका मतलब जो आपका जो मीडियम है ना, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो साउंड जब भी ट्रैवल करता है किसी मीडियम से, जो हम लोग ज़्यादा जानते हैं वो हवा है ना, तो उसमें क्या बदलाव आता है? उसके प्रेशर में और उसकी डेंसिटी में। प्रेशर और डेंसिटी ये दो टर्म्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। जब भी आपको प्रेशर की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे मैं लिखूँ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पर यूनिट एरिया एक मतलब प्रेशर क्या होता है बताइए? यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। यूनिट से आपको याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बताइए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम मास है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वो डेंसिटी की बात हो गई। और प्रेशर की बात हो गई, यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये सारी बातें। इलास्टिसिटी क्या चीज़ है? इलास्टिसिटी को समझने के लिए पहले इलास्टिसिटी को नॉर्मली हम समझें अगर, तो इलास्टिसिटी क्या है कि अगर स्प्रिंग की हम बात करें कि स्प्रिंग को अगर हम दबा दें, अगर मान लेते हैं मैंने एक तरफ स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और हम एक तरफ से दबा रहे हैं, तो एक्चुअली हम उसके लेंथ को घटा रहे हैं, मतलब उसके साइज को हम घटा रहे हैं। तो स्प्रिंग करता क्या है? मैंने जो फोर्स लगाया स्प्रिंग को दबाने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। ये सब ख्याल में रखें, डीफॉर्मिंग फोर्स। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने फोर्स लगा के दबाया। ये जो हम फोर्स लगा के दबा रहे हैं दिस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके लेंथ में क्या आएगा? बदलाव आएगा। ये आप एक रॉड के साथ भी बात कर सकते हैं, है ना। जो बदलाव आएगा, जैसे हम लेंथ की बात करें कि पहले लेंथ था 100 सेंटीमीटर, अब बदल के हो गया 101 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? कि 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गया। ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ बदला, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। और ओरिजिनल कितना था? 100, और ये एल। ये जो बदलाव और ओरिजिनल मतलब चेंज इन लेंथ और लेंथ का जो रेशियो है, ये हम कर सकते हैं किसी वॉल्यूम की बात भी कर सकते हैं। जैसे हम फुटबॉल लें, फुटबॉल को मैंने दबा दिया प्रेशर लगा के, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया, तो वहां पे होगा वॉल्यूम का चेंज बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। ये जो चीजें हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो मैंने जो डिफॉर्म किया, ये डिफॉर्मेशन बस सिर्फ स्प्रिंग में नहीं होगा। स्प्रिंग में एग्जांपल ले रहा हूं, ये वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है, लेंथ में बदलाव आ सकता है, और भी बदलाव है, उसको शेयर उसको भी मत समझिए, बस इतना समझिए लेंथ में बदलाव आ सकता है और वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है। और जो बदलाव बटे ओरिजिनल हम लेते हैं, चेंज बटे ओरिजिनल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्लियर है? और ये जो स्प्रिंग वापस अपने साइज में आने की उसके पास एक एबिलिटी है ना, वापस तो खुद भी वो आ जाएगा वापस। अगर हम उसको दबा के छोड़ दें, ऐसा थोड़े दब के रह जाएगा। मैं कागज को दबा के छोड़ूं तो वापस तो नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम चेंज करते हैं तो वो वापस उसी नॉर्मल पोजीशन में आने की वो
उसके पास एबिलिटी होती है, दैट वेरी एबिलिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो मैंने डिफॉर्म किया तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उससे कुछ बदलाव आया, बदलाव बटे ओरिजिनल को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। वापस जो खुद आने की वो कोशिश करता है ना, और आ जाता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। बाद में समझेंगे, ज़्यादा ही दबा देंगे तो वो परमानेंट कंप्रेस हो जाएगा, वो हम बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, अगर उसको हम एरिया से डिवाइड कर दें तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्लियर है? तो स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ? पहले हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेन पैदा हुआ, और स्ट्रेन पैदा होने की वजह से वापस वो खुद आने की उसके पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये मीडियम में भी होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया तो इसकी डेंसिटी, इसके प्रेशर में वेरिएशन आया, इस वेरिएशन को वापस वो खुद अपने आप खुद रीस्टोर करने की उसके पास एक प्रॉपर्टी है हवा के पास, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ये सारे मीडियम के पास है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। मैं भी सिर्फ एयर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एयर को आप ज्यादा समझ पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, मैं फिर कह रहा हूं, डिफॉर्म किया मीडियम को, डिफॉर्म करने की वजह से क्या हुआ, कुछ बदलाव आया, तो बदलाव बटे ओरिजिनल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और जो स्ट्रेन पैदा होने की वजह से वापस वो खुद उसी पोजीशन में, उसी साइज में आने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आया, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिटेल पढ़ना है तो आपको क्लास 11 के लिए वेट करना पड़ेगा, या नहीं तो आप पढ़ लें, पढ़ना चाहें तो, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका सिंबल अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा, मैं अभी नॉर्मली इसको ई लिख दिया। इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्ट्रेस स्ट्रेन क्या, ये मैं सारी बातें समझा दिया। एक्चुअली आप पढ़ेंगे 11 में सब, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक लिमिट तक, हमेशा नहीं कि होता है। तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, या आप कहें डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जब स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस इस तरह से बढ़ता है कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। अगर ये जब तक कांस्टेंट है तभी तक ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात होती है, हमेशा नहीं कि आप डिस्टर्ब करते जाएं और वो वापस आ जाएगा, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं, है ना? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जब तक प्रोपोर्शनल है तो उसका रेशियो कांस्टेंट होगा, दैट वेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम। मैंने स्प्रिंग की बात करी, लेकिन ये मीडियम के लिए भी वैलिड है, ठीक है? तो मीडियम में इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी को समझने के लिए मैंने तो आपको बता दिया कि अगर डिस्टर्ब होता है वापस वहीं पे आने की जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको मैथमेटिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिफाइन किया गया। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। समझ पा रहे हैं? स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर दिया। क्लियर है? तो ये बात है, जब आप पढ़ेंगे आप अपनी किताब तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में चीज़ें लिखी हुई है कि साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैंने बता दिया साउंड कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। या आप कहें कि साउंड जो ट्रांसमिट होता है किसी मीडियम से वो किस तरह का नेचर शो करता है, मैकेनिकल वेव वाला, ठीक है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स एंड सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं कि साउंड जो ट्रैवल करेगा, है ना, साउंड ट्रैवल करेगा वो क्या होगा। देखिए, साउंड ट्रैवल करेगा अगर तो वो मैकेनिकल वेव जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा? मैकेनिकल वेव के जैसा। मैं अगर बात करूं सॉलिड्स की, है ना, और सरफेस ऑफ लिक्विड की, सरफेसेस ऑफ लिक्विड की, ठीक है, सॉलिड के, इसमें इन दोनों में क्या होता है कि साउंड जब ट्रैवल करेगा तो इसके पास दोनों नेचर होगा। क्या क्या? ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि स्ट्रिंग की अगर बात करें, इसको डिस्टर्ब करके छोड़ें तो ये ऊपर नीचे ऐसे करता है, और इसका जो डिस्टर्बेंस है वो ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा है ना। तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है कि यहीं पे पार्टिकल उसी लाइन में आगे पीछे करता है और डिस्टर्बेंस भी आगे बढ़ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर दिया, तो आप देख लें उस लेक्चर को। तो सॉलिड्स की बात करें और सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स की बात करें, जो साउंड है या कोई मैकेनिकल वेव है वो जो ट्रैवल करता है उसके पास दोनों नेचर होता है। कौन कौन? ट्रांसवर्स और
लॉन्गिट्यूडिनल दोनों। कौन कौन बताइए? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ आ गई। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, किसकी बात करें? गैसेस की, तो गैसेस में सिर्फ क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब गैसेस के थ्रू जब साउंड या मैकेनिकल वेव कोई दूसरा वाला ट्रैवल करेगा तो उसका जो नेचर होगा दैट विल बी ओनली लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होगा बताइए? लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो साउंड जिस मीडियम से पास करेगा तभी तो वेव की बात होगी। तो उसमें बहुत सारी बातें आ गई। एक तो बात ये हो गई कि साउंड जब किसी मीडियम से पास करेगा तो उसमें जो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, डेंसिटी है ना, उनकी बात करेंगे। इलास्टिसिटी, डेंसिटी, फिर एक प्रेशर भी आएगा बीच में, इसकी बात करेंगे। और जो साउंड ट्रैवल करेगा सॉलिड्स और सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स में, जैसे नदी आप देखें या तालाब के ऊपर वाला जो सरफेस है उस तरह का है ना, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल भी होगा और ट्रांसवर्स भी होगा। और गैसेज में सिर्फ क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ बातें और शुरू से डिस्कस कर लें। हम तो बस साउंड को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ गए, है ना। साउंड में जो वेरिएशन होगा, है ना, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। साउंड में किसका वेरिएशन होगा? साउंड में प्रेशर का, वेव का वेरिएशन होगा और डेंसिटी का वेरिएशन होगा। और साथ में कुछ जो पार्टिकल हैं वो भी तो डिस्प्लेस हो रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिर आपको मैं वहाँ पे जो आपकी किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको भी समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। डोंट वरी फॉर दैट। क्लियर है? देखिए, अगर आपके पास मान लेते हैं, है ना, इसको समझना ज़रूरी है। ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब आप अभी ज़्यादा चिंता ना करें। जो भी वाइब्रेट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान लीजिए ग्लास को आपने थोड़ा सा ठोकर मार के छोड़ दिया तो वो क्या कर रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे, देखते क्या, कान से आप सुनते हैं, एक आवाज़ आती है। वो किसकी वजह से? मतलब जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब साउंड प्रोड्यूस होगा और मीडियम उसको मिल जाए तो मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है। जब मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा तो वो वेव जैसा बिहेव करेगा। कैसा वेव? मैकेनिकल वेव। तो आपके कानों में एक सेंसेशन पैदा होगा जिसको हम साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड। तो होता क्या है कि जो आपके पास ये मीडियम मान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बस, है ना। ये एक अनडिस्टर्ब्ड मीडियम है। क्या है बताइए? अनडिस्टर्ब्ड मीडियम है ना। और ये हमारा है क्या? ट्यूनिंग फॉर्क। आप ट्यूनिंग फॉर्क के लिए ज़्यादा चिंता न करें। ये एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक हमारे पास डिवाइस है, यूँ समझ जाए, एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। ठीक है। ये क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट बात यह कि एसएचएम बात, मतलब मैंने एसएचएम शायद शुरू के लेक्चर में पढ़ा है, देख लीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, ये समझ जाइए वाइब्रेट करेगा। इस वाइब्रेशन की वजह से इसके नज़दीक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। तो ट्यूनिंग फॉर्क को हमने डिस्टर्ब किया, एसएचएम कराया, है ना। तो क्या हुआ? इसको मैंने आगे लेके बढ़ा। ठीक है, आगे लेके बढ़ाएंगे तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा सा क्या हो गए? दब गए। जब दबेगा तो आप खुद बताइए क्या हो जाएगा? इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेशन। तो क्या हो गया बताइए? जब ये दब गए, मैंने आगे बढ़ाया इसको, तो ये पार्टिकल्स को क्या कर गए? क्या कर दिए? दबा दिए। तो दबाने की वजह से कॉम्प्रेशन हुआ। क्या हुआ? और जहाँ कॉम्प्रेशन होगा खुद बताइए प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्रेशन होने का मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। प्रेशर क्या हो गया? मैक्सिमम। उसी तरह से जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज भी हो गए, तो डेंसिटी क्या हो गया बताइए? डेंसिटी भी हो गया हमारा मैक्सिमम। तो जिस तरह से प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है तो उसी तरह से डेंसिटी भी हमारा क्या हो रहा है? मैक्सिमम। ठीक है। तो ये डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब क्या हुआ? मैंने इसको थोड़ा सा फिर पीछे किया। ठीक है, पीछे कर दिया। तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल है यहाँ तो हमारा कंप्रेस हो गया था और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इसको और जगह मिल गई, तो ये क्या हो गया? ये फैल गया। यहाँ तो हमारा पूरा कंप्रेशन था। ठीक है, यहाँ कंप्रेशन, और ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे और जगह मिल गई, मतलब यहाँ के पार्टिकल्स और ज़्यादा जगह मिलने का मतलब रियर फ्रैक्शन हो गया, खाली हो गया, है ना, भीड़ कम हो गई। और जहाँ रियर फ्रैक्शन होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम हो गया। समझ रहे हैं? तो प्रेशर हो जाएगा मिनिमम। क्या हो जाएगा बताइए? प्रेशर हमारा हो गया मिनिमम। और जहाँ प्रेशर बहुत कम हो गया वहाँ पे हमारी
डेंसिटी भी क्या हो गई, मिनिमम। तो एक बात तो समझ आ गई, बस ये एक पिक्चर में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली आप ये सब देखेंगे तो सारी बातें समझ आएगी। बस इतना समझें, एक जगह कंप्रेशन हुआ, मतलब मैंने मीडियम को डिस्टर्ब किया किसी तरह से, तो मीडियम को डिस्टर्ब करने से जहां कंप्रेशन हुआ वहां पे प्रेशर मैक्सिमम हुआ, मतलब जहां प्रेशर मैक्सिमम हुआ वहां के पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत क्लोज हो गए, तो डेंसिटी भी मैक्सिमम हो गई। मतलब समझ रहे हैं ना, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, मास तो वही है, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ गया। और यहाँ पे रेयरफेक्शन, जहाँ रेयरफेक्शन प्रेशर मिनिमम और डेंसिटी मिनिमम। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। क्या होता है बताइए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। इसमें और भी हम आगे इस तरह से करते जा सकते हैं, लेकिन आपको बस एक आइडिया मैंने देने की कोशिश की कि जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, जहां पे रेयरफेक्शन होता है प्रेशर मिनिमम, डेंसिटी मिनिमम। इसी तरह से हम इसको आगे पीछे करते जाएंगे, तो यहाँ पे कंप्रेशन रियरफेक्शन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, रस्सी की बात करें, तो रस्सी में आप तो समझ पाते हैं कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन किसी एक इंस्टेंट में आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। एक्चुअली एक पार्टिकल है जो इतना ऊपर गया है, एक पार्टिकल है यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ का पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे करेगा, लेकिन किसी एक इंस्टेंट में हमको ऐसा नजर आया। ये स्ट्रिंग में बात समझ आती है, लेकिन अगर हम हवा में साउंड जो ट्रैवल करता है वो ऐसे से करता है, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर से। कौन से नेचर से, तो इसमें जो पार्टिकल्स है उसी लाइन में ट्रैवल करता है, जिससे हमको फील थोड़ा कम आता है, बट आई थिंक अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ का भी पार्टिकल क्या होगा, आगे पीछे। ऐसा नहीं कि यहाँ के पार्टिकल्स उठ के यहाँ आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ के पार्टिकल्स आगे पीछे करेंगे बस। एक बार कंप्रेस होगा, एक बार रियरफेक्ट होगा, कंप्रेस होगा, रियरफेक्ट होगा, कंप्रेस होगा, रियरफेक्ट होगा, इस तरह से होते रहेगा। या आप यूँ समझे आगे पीछे करता रहेगा, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है। तो प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन शुरू हो गया, और पार्टिकल भी डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि पार्टिकल वहीं पे, पार्टिकल आगे गया पीछे आया, तभी तो रियरफेक्शन और कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर है। तो अगर हम इसके एक ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा सा ये आपको लग सकता है कॉम्प्लेक्स, डोंट वरी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिया, एस, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। किसका, पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल बताइए, जो आप मीडियम लिए थे उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और इधर ले रहा हूं एक्स। ये एक्स क्या है हमारा, जैसे मैंने यहां पे लिया था ना, ये वाला, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये वाला एक्स है हमारा। अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पार्टिकल होगा। टाइम के साथ बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन के साथ बात कर रहे हैं, ध्यान दें। तो पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल, सारे पार्टिकल सेम तरह से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कुछ उस इंस्टेंट में रियरफेक्ट हुए होंगे, कुछ कंप्रेस हुए होंगे, कुछ ज़्यादा कंप्रेस हुए होंगे, कुछ कम कंप्रेस होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मतलब मैं ऑरिजिन में मान लिया कि एक पार्टिकल है जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि उसके नज़दीक वाला पार्टिकल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके नज़दीक वाला उससे ज़्यादा हुआ। मैं फिगर ही बना लेता हूँ, मतलब ग्राफ ही बना लेता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करूँ। ऐसा कुछ होता है। ये क्या है भाई, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑरिजिन, कोई एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया कि ये ऑरिजिन है हमारा, यहाँ का पार्टिकल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, उसके नज़दीक वाला पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो अपने मीन से थोड़ा सा आगे जा चुका है। उसका एक मीन था, मतलब जो शुरू में जो उसका पोजीशन था, शुरू में इनिशियली सबका अपना अपना एकदम मीन पोजीशन था, जो जहां था वहां था। लेकिन वहां से वो पार्टिकल कितना घसका है आगे या पीछे, आगे वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, पीछे वाले को नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि यहाँ वाला जो पार्टिकल है एक्स के रिस्पेक्ट में जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्स है हमारा, समझ पा रहे हैं ना। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई खड़ा है, बोल रहा है कुछ, और यहाँ सुन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक अलग अलग पोजीशन होगा इस 1 मीटर में। ये मान लेते हैं 0 मीटर है, 0.1 मीटर है, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अलग अलग पोजीशन है सबका। तो वो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन है, तो उन अलग अलग पोजीशन में जो पार्टिकल्स है उसका अलग अलग तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। कुछ ज़्यादा डिस्प्लेस किया अपने मीन से, कुछ कम किया, कुछ आगे किया, कुछ पीछे किया, कुछ किया ही नहीं। तो जो एक पार्टिकल है हमारा ये वाला इस पोजीशन में, वो कहाँ गया है, आगे की तरफ, ठीक है। ऐसा हमने माना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक सिचुएशन ले रहे हैं, और उससे आगे वाला थोड़ा सा और डिस्टर्ब ज़्यादा हुआ है, उससे आगे वाला थोड़ा और ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, उससे आगे वाला थोड़ा और ज़्यादा हुआ है, उससे आगे वाला थोड़ा और ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैक्सिमम डिस्प्लेस कर चुका है, कंप्रेस मैक्सिमम हो चुका है। जहाँ मैक्सिमम होगा उसको हम क्रेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है। क्या हो चुका है बताइए, मैक्सिमम
कंप्रेशन कहना सही नहीं, आई एम सॉरी, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेस कर चुका है। और कंप्रेशन रिफ्रैक्शन तुमको समझ आएगा प्रेशर के वेरिएशन से, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। अब क्या होगा, उससे आगे वाला फिर थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, यहाँ वाला बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद ये देखिए निगेटिव की तरफ डिस्प्लेस किया, मतलब ऐसा थोड़े कि सारे पार्टिकल्स आगे घस गए होंगे, कुछ पार्टिकल्स पीछे भी घस गए होंगे, तब तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट होगी। इस तरह से आप समझ रहे होंगे, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो अलग अलग पोजीशन में जो पार्टिकल्स हैं उसका अलग अलग तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कुछ मीन में ही है, जहाँ था वहीं पे, कुछ आगे घसका है उस इंस्टेंट में, जिस इंस्टेंट में हम इसको देख रहे हैं। कुछ पीछे आया होगा, कुछ बहुत पीछे आया होगा, कुछ मैक्सिमम पीछे आया होगा, कुछ मैक्सिमम आगे गया होगा। ये मैक्सिमम आगे और ये मैक्सिमम पीछे। क्लियर है? तो ये बात हो गई। ये किस पे? एट अ गिवन टाइम बात हो रही है, एट अ गिवन टाइम। टाइम फिक्स्ड है यहाँ पे, टाइम बदलेगा तो फिर ये अलग अलग जो पोजीशन में जो पार्टिकल्स हैं उसका भी फिर चेंज होता रहेगा। किसी एक टाइम में समझिए फोटो लिया हमने, क्या लिया? फोटो। अगर वीडियो लेते तो टाइम बदलता, हम फोटो लेके अब देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक समझ आ गई। इस तरह से वेरिएशन आपको स्ट्रिंग में डायरेक्ट दिखता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा हो तो ऐसे रहा है, लेकिन इसको हम ग्राफिकली दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? ग्राफिकली। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, आई थिंक कुछ कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे बता सकते हैं। इस तरह से इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें फिर साउंड का कोई फील ही नहीं आएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या हमारा, मैं मान लेता हूं कि एक जो नॉर्मल प्रेशर है वो हमारा क्या होता है, ये x है। नॉर्मल प्रेशर हमारा होता है, ये नॉर्मल प्रेशर मान लेते हैं 1 atm, 1 atm। ये हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा नॉर्मल, इसी को मान लेते हैं, ये है ना 1 atm। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो तो आपको पता होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 पास्कल, मतलब 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। इससे ज़्यादा होगा तो बोलेंगे प्रेशर चेंज हो रहा है, इससे कम होगा तो बोलेंगे प्रेशर चेंज हो रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इधर भी बना दें, है ना, तो यहाँ का पार्टिकल में आप ध्यान दीजिए, जो मीन पोजीशन में जो डिस्टर्ब नहीं है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे देखिए इस पार्टिकल पर खिंचाव किधर किधर है। इस पार्टिकल पर खिंचाव हमारा यहाँ पे किधर है, ये आगे वाला पार्टिकल इधर है, मतलब पॉजिटिव की तरफ, और पीछे वाला पार्टिकल किधर है, नेगेटिव की तरफ। मतलब वो वाला पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें, आगे और पीछे, आगे वाला किधर खींच रहा है, आगे की तरफ, और पीछे वाला किधर, नेगेटिव में, मतलब किधर खींच रहा है, पीछे की तरफ। समझ पा रहे हैं? आगे वाला आगे की तरफ, पीछे वाला पीछे की तरफ। मतलब इसमें देखिए एक आगे खींच रहा है और एक पीछे खींच रहा है। तो होगा क्या हमारा, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? जो P है हमारा, है ना, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा P जो होगा हमारा, ये आगे खींच रहा है और ये पीछे खींच रहा है, तो यहाँ होगा रियर फ्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पे? अब खुद सोचिए, कोई चीज़ को अगर दोनों तरफ से आप खींचें तो वहाँ पे खाली होते जाएगा ना, नहीं समझे? मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ इधर से भी खींच रहा है, इधर से, अगर मैं दबाऊँ तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और अगर मैं खींचूँ तो यहाँ पे क्या होगा, खाली होते जाएगा। तो ये वाले पार्टिकल्स आगे भी खींच रहे हैं और पीछे भी खींच रहे हैं, तो यहाँ वाला P बीच में, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ये रियर फैक्ट शो करेगा, मतलब रियर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रियर फ्रैक्शन। तो रियर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जहाँ खाली हो गया वहाँ प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। तो प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो प्रेशर का चेंज कितना हुआ, प्रेशर बहुत कम हो गया। तो प्रेशर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब मिनिमम मतलब कम से कम हो गया, बाद में कम हो गया, पहले ज़्यादा है। तो जो डेल्टा P है वो क्या आएगा, निगेटिव। और कैसा निगेटिव आएगा, मोस्ट निगेटिव। ये बात आपके पढ़े पढ़ी या नहीं, फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ वाला पार्टिकल है, मैंने किसी टाइम पे देखा है ना, ये पार्टिकल आगे की तरफ से भी खींच रहा है और पीछे की तरफ से भी खींच रहा है। तो दोनों तरफ से खींचा तो यहाँ पे खाली हुआ। खाली का मतलब क्या, यहाँ पे डेंसिटी कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे मैक्सिमम खींचा जा रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे खींचा जा रहा है, पीछे पीछे तो नहीं, दोनों ही आगे, हम सॉरी। यहाँ देखिए तो डेल्टा P क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा P निगेटिव। कैसे, देखिए आगे जितना खींचा जा रहा है उतना पीछे भी खींचा जा रहा है, जितना आगे उतना पीछे। तो अगर दोनों तरफ से सेम सेम खींचा जा रहा है तो मैक्सिमम खींच जाएगा। क्या खींचा जाएगा, देखिए यहाँ लगा रहा है हमारा 10 न्यूटन, इधर भी कितना, 10 न्यूटन। फोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें
तो ये जो दोनों तरफ खिंचा तो ये खाली हो गया, खाली होने की वजह से क्या हो गया, रियरफेक्शन हुआ, और रियर मतलब डेंसिटी कम से कम हो, जब डेंसिटी कम से कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम से कम होगा। तो पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हो गया हमारा कितना 0.9 ATM मान लेते हैं, तो 0.9 हो गया और 1 हो गया, इसका चेंज कितना आएगा, एक्चुअली ऐसे 0.9 और ये हमारा 1 है, घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा नहीं तो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव 0.1, एक्चुअली उल्टा घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो डेल्टा पी है वो निगेटिव आया और बहुत सबसे ज़्यादा यहीं पे आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि ऑरिजिन में जो पार्टिकल है वहाँ पे जो प्रेशर का चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इन पार्टिकल्स पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बस अभी इसको समझिए, नहीं तो अभी फंस जाइएगा, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी आपको। क्लियर है। तो डेल्टा पी क्या हो गया हमारा, मिनिमम आ गया। तो डेल्टा पी एक्चुअली हम यहाँ पे डेल्टा पी का, जहाँ पे जो डेल्टा पी होगा वही हमारा डेंसिटी का भी चेंज आएगा। अभी डेल्टा पी को समझ जाते हैं। तो डेल्टा पी यहाँ पे क्या मिला, मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कहीं आएगा, इसको मान लेते हैं, यहाँ से बात शुरू होगी, जहाँ ऑरिजिन था हमारा ये यहाँ से शुरू होगा। देखिए जीरो पे नहीं, निगेटिव, देखिए मोस्ट नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए मैं अगर यहाँ की बात करूँ, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, तो ए वाला पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो ए के आगे वाला, ए के आगे भी पॉजिटिव है और ए से पीछे भी क्या पॉजिटिव है। पीछे थोड़े ही, ये दिखने में लग रहा है ए के पीछे है, बट है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ना। देखिए ए के आगे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ए के पीछे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये भी आगे और ये भी किधर है, आगे। अगर कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं मैं एक डब्बा में हवा को हमने भर दिया, ठीक है ना, उस पूरे डिब्बा को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है पहले जितनी उसकी प्रेशर थी, प्रेशर बाद में भी उतनी रहेगी। कब उसका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, जब उसको हम दबाएंगे या उसको खींचेंगे, मतलब उसको ज़्यादा स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे वाला पार्टिकल इधर भी आगे, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो प्रेशर कुछ होगा ही नहीं। बात समझ रहे, कोई मुझे पीछे से धकेल रहा है और मैं भी आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो हम पर कोई प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन आगे अगर दीवार में हम दब गए, है ना, और यहाँ जैसे हम दब गए और हमको कोई ठेल रहा है, तो इधर से तो हमको रोक रहा है ना, दैट मीन्स हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो वही बात है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है कि आगे ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई अगर रोकता तब तो प्रेशर बढ़ता, दोनों आगे ही की तरफ है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा। क्लियर है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम बात करें ए की, तो ए में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा पी कितना होगा, चेंज ही नहीं हुआ, जीरो हो गया, क्योंकि ये आगे दोनों ही आगे पीछे होता, ये आगे ये पीछे होता तो रेयरफेक्शन होता, ये इधर से ये इधर से होता तब तो कंप्रेशन होता। तो डेल्टा पी क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा पी जीरो कहाँ पे होगा, ए वाले में, इस वाले। तो ऐसे यहाँ पे मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, बीच वाला अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो बी वाले में देखिए कहीं पे भी बना रहे हैं, है ना, बी वाले में आगे वाला नेगेटिव है, मतलब ये इधर से है, और पीछे वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इधर से है। तो अब ये खुद बताइए, यहाँ पे बी वाले में इधर से दब रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, मतलब डेल्टा पी क्या आएगा, मोस्ट पॉजिटिव, इससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आएगा। मोस्ट पॉजिटिव कहाँ पे, बी में। पॉजिटिव मतलब यहीं पे ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे इसको मोस्ट पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा डेल्टा पी मोस्ट। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आ रहा है। अब आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सी में। सी में खुद देखिए, सी में आगे वाला भी निगेटिव है और पीछे वाला भी निगेटिव है। सी में कहीं भी बना रहे हैं, ये सी एम आर है ना, तो आगे वाला भी निगेटिव, मतलब पीछे की तरफ, और सी वाला पीछे वाला भी निगेटिव। तो फिर वही हाल हो गया, अगर हम पीछे से धक्का दे रहे हैं तो आगे वाला फिर इधर से धक्का दे रहे हैं, इसको खींच रहा है, मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक ही तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम कलम लें, इसको ऐसे दबा रहे हैं, फिर इसको ऐसे भी खींच रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रेशर फील नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा नो डेल्टा पी, या डेल्टा पी जीरो होगा। तो नो लेवल का मतलब क्या हो गया बताइए, इस पोजीशन में हमारा ये जीरो हो गया, मतलब फिर डेल्टा पी जीरो, तो ऐसे आ जाएगा ना। फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें डी की, तो डी में क्या होगा, डी के आगे पॉजिटिव मतलब आगे, डी के पीछे निगेटिव मतलब इधर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, खुल रहा है, मतलब यहाँ पे रियरफेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रियरफेक्शन। समझ पा रहे हैं आप, यही वाली कहानी हो गई। तो डी में क्या हो जाएगा बताइए, डी में मोस्ट नेगेटिव, ये वाला ले लेगा। तो ग्राफ कुछ
ऐसे बन रहा है ना। यहाँ वाला पार्टिकल ले अगर ई, तो यहाँ आगे वाला देखिए, आगे वाला भी पॉजिटिव और पीछे वाला भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा पी कुछ भी नहीं होगा। अब समझ गए होंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो डेल्टा पी का वेरिएशन देखिए, एस जहाँ पे मीन में है, 0 पोजीशन पे है, मतलब पहले जहाँ पे था, ठीक है, जो भी आप समझ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट मीन में है, तो डेल्टा पी क्या है, मोस्ट निगेटिव। उसी तरह से जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का जिस पोजीशन में है ना, तो वो जहां पे मैक्सिमम है वहां पे डेल्टा पी 0 है। तो एक वेरिएशन हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि जहां पे एस था वहीं पे डेल्टा पी भी है। तो यहाँ जो प्रेशर का वेरिएशन नहीं है, एक्चुअली डेल्टा पी का जो वेरिएशन है और जो एस का वेरिएशन है, ये दोनों के बीच एक फेज का डिफरेंस है। ये फेज का डिफरेंस को आपको क्लास 11 में ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि साइन कॉस यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, साइन कॉस वगैरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। ये साइन कॉस एक्स माइनस ओमेगा, ये साइन कॉस इस तरह का आ जाएगा, एम्पलीट्यूड साइन कॉस, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करें। बस इतना समझें कि यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया फेज का, तो इन दोनों में एस में और डेल्टा पी में एक फेज का डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस ये आ गया कितने का, π/2 का। पाई स्टैंड्स फॉर, पाई कितना है 180 डिग्री, 180/2 कितना 90 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। और जो डेल्टा पी है वही हमारा क्या है, डेल्टा रो है, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, मतलब जो प्रेशर का चेंज होगा उसी तरह से हमारा डेंसिटी का भी चेंज होगा। हम इसको डिस्कस नहीं किया, डेल्टा पी बात कर ली तो डेल्टा रो भी आपको समझ आ ही गया होगा, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल का, देखिए ये पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये एक पोजीशन है, ठीक है ना। अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल्स हैं, किसी पार्टिकल का मैक्सिमम अपने मीन से आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसी का पीछे हुआ, किसी का सबसे ज़्यादा आगे हुआ, किसी का सबसे ज़्यादा पीछे हुआ है, समझ रहे हैं, मैक्सिमम वाला। तो उस तरह से हम डेल्टा पी को भी समझेंगे। डेल्टा पी क्या, प्रेशर का चेंज। तो एस अलग अलग होने की वजह से डेल्टा पी भी अलग हुआ, मतलब यहाँ पे प्रेशर के चेंज की बात होती है, प्रेशर का चेंज का वेरिएशन होता है, ऑसिलेट कर रहा है किसमें, साउंड वेव। साउंड जब किसी मीडियम से आगे बढ़ता है जिसको हम साउंड वेव कहते हैं, उसमें प्रेशर का चेंज का ऑसिलेशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं, या आप कहें कि डेंसिटी के चेंज का ऑसिलेशन हो रहा है। तो इतनी बात काफ़ी है, अगर आपको समझ आ जाए तो काफ़ी खुशी की बात है ना। तो कहाँ तक बात हो गई थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं अगर साउंड की बात करूँ तो आपकी किताब में साउंड जो लिखा हुआ है वो क्या है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम तो साउंड वेव की बात कर रहे हैं, वैसे साउंड एनर्जी भी है ना। इट कॉजेज सेंसेशन इन आवर ईयर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज विच वाइब्रेट। ये तो क्लियर है, किसको नहीं पता, कहीं पे भी वाइब्रेशन होता है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। और ये साउंड का प्रोडक्शन के बाद हम सुनाई कैसे पड़ता है, मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल करता है, और मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे चांद में साउंड ट्रैवल नहीं करता क्योंकि साउंड चांद में क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। कंसीडर ट्यूनिंग फॉर्क एफ विच इज एक्साइटेड बाय हिटिंग ऑन अ रबर हैमर। व्हेन सच ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट इन नियर आवर ईयर्स वी हियर द साउंड बट आर अनेबल टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन द फॉर्क प्रोड्यूसिंग साउंड इज ब्राउट इनटू कांटेक्ट विद द पिथ बॉल बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ थ्रेड, द बॉल इज फ्लिक्ड बाय द फॉर्क। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, इससे पता चलता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है। द बॉल इज फ्लिक्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द फॉर्क एंड दिस प्रूव्स दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। हाउएवर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज इज नॉट ऑडिबल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, वो साउंड जो ट्रैवल करेगा किसी मीडियम से, मीडियम तो चाहिए होगा, वो हमारी कान, जो इंसान की कान है, ह्यूमन बीइंग की कान है, वो सुन पाएगा या नहीं पाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको सुनने के लिए, चूंकि साउंड की बात, साउंड वेव है, और वेव है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तो बात होगी। इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, है ना। इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट का भी वेरिएशन है और साथ में प्रेशर के चेंज का भी वेरिएशन है, ठीक है। ठीक, तो अगर हम बात करें किसकी, मैं नॉर्मली ऐसे ही एक मान लिया कि ये वेव है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, है ना। वेव की, वेव आगे बढ़ रहा है, है ना। वेवलेंथ का सिंबल हमारा लैम्डा है। यहाँ से आते जो टाइम लगा इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसका सिंबल क्या, कैपिटल टी। टी टाइम में एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो एक में कितना होगा, 1/t। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये स्पीड ऑफ वेव है v, ये स्पीड ऑफ वेव है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, इतना, और टाइम कितना लग रहा है, t। तो v बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू 1/t। कई बार डिस्कस हो चुका है। तो स्पीड बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, वेवलेंथ
इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सारी बात है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस करूँगा तो उसमें एक उसके साथ एक प्रॉपर्टी, मतलब उसके साथ एक चीज़ अटैच हो जाएगी, क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई मतलब क्या, 1 बाई सेकेंड, तो सेकेंड पे पावर -1, तो ये हो जाएगा HERTZ, H स्मॉल है, और अगर सिंबल लिखें तो कैपिटल H स्मॉल Z। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसानों के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, इस 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बताइए, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। नॉर्मल अगर ईयर है, मतलब हमारी कान अगर बिल्कुल सही है ना, तो देखा यह गया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक ह्यूमन बीइंग उस साउंड को सुन पाती है। तो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, मतलब इंसानों के अनुसार 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड है, इसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड। लेकिन ऑडिबल किसके रिस्पेक्ट में, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि कोई और हो सकता है सुन पाए। 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज अगर होगा, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, है ना। और अगर ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होगा, 20 किलो हर्ट्ज होगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं आगे, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैक नंबर आई थिंक होता है ना, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये अलग चीज़ है। हाँ, टॉप गन एक मूवी रिसेंटली आई है, उसमें ये मैक नंबर के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से कम होने से इंफ्रासोनिक साउंड, जो कि कोई ना कोई तो सुन पाएगा, लेकिन इंसान अगर जनरली देखा जाए, अगर वो उसमें कोई एरर नहीं है या कोई स्पेशल बंदा नहीं है, तो ये साउंड को नहीं सुन पाएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इस अल्ट्रासोनिक साउंड का काफ़ी यूज़ है। इन यूजेस को मुझे पढ़ाना बहुत सही नहीं है, तभी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। When we speak, sound is produced by the vibration of the vocal cords in a cavity called larynx। मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वो किससे होता है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ कैविटी कॉल्ड जो भी लैरिंग्स समथिंग, है ना, लैरिंग्स इन आवर थ्रोट। साउंड इज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक वेव्स, द साउंड नीड्स अ मीडियम ट्रेवल सिंस मैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोवाइड ओनली थ्रू मीडियम, तो बता दिया है ना। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपैगेशन। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कोई भी आप खुद पढ़ सकते समझ आ जाएगा। अगर हम ऐसे नॉर्मली बोलें, जिस कमरे में हम हैं, मान लेते हैं 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ से साउंड, मतलब यहाँ से वैक्यूम कर दिए, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दी, है ना, लेकिन मतलब यहाँ से हमने पूरे एयर के पार्टिकल्स को और जो भी पार्टिकल्स को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ पे 2 लोग अगर खड़े रहें 1-2 मिनट तक, जब तक वो सांस उसकी चल सकती है, नहीं तो फिर चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ठीक है, 30 सेकंड के लिए मान लेते हैं मैंने वैक्यूम क्रिएट किया, और 2 लोग यहाँ पे आपस में खड़े हैं और यहाँ पे कोई बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह से बात हो जाएगी। जैसे मैं बोला कि हाउ आर यू, बट वो सुन ही नहीं पाएगा। साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, बट साउंड क्या नहीं कर पाया, ट्रैवल नहीं कर पाया। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपैगेट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, मीडियम की। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात मैंने कर ली अच्छे से। अल्ट्रासाउंड का, साउंड का काफ़ी यूज़ है। जैसे दूध है, तो हम लोग जो नॉर्मल दूध देखते हैं, जो घर में दूध जो आता है ना, गायों से या किसी और से, तो वो जो दूध होता है ना, उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है और ऊपर में कुछ जम जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, मतलब जो भी है ना, जो मिल्क है, जो दूध है, दूध में हम लोग उसमें ऊपर नहीं आ जाता, जो ज़्यादा जो डेंस्ड हो जाता है, मतलब सॉलिड वाला, ठीक है, व्हाटएवर। तो उसको अगर मिक्स करना है ठीक से, कि कहीं डेंसिटी ज़्यादा और कम ना हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी करने के लिए दूध को, उसको बोलते हैं होमोजेनाइजिंग। क्या बोलते हैं, तो होमोजेनाइजिंग मतलब मिल्क को होमोजेनाइज करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बहुत सारी यूज हैं। दीज वेव्स आर यूज्ड इन डिश वॉशर्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द वेसल्स। The waves are used in ultrasonic scanning technique which is helpful in knowing the condition of the internal organs of a human body। बहुत सारे मतलब जैसे डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, है ना। बैट्स आर सेंसिटिव टू अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड विद द हेल्प ऑफ दोज वेव्स दे कैन मूव इजीली इन द डार्क। डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स। डॉग्स कैन हियर साउंड अप टू 40,000 हर्ट्ज। समझ रहे, 40,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज का डबल। जहाँ पे लिमिट आती है, क्रॉस करती है किसकी, मतलब अल्ट्रासाउंड, सोनिक साउंड जहाँ शुरू होता है उसका भी डबल।
उसको भी सेंस कर पाता है डॉग, और उसी का इस्तेमाल करते हैं पुलिस या कोई डिफेंस वाले, है ना। अब लाइट वेव और साउंड वेव में एक डिफरेंस दिया हुआ है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर। साउंड वेव क्या, मैकेनिकल वेव, ये वैक्यूम के थ्रू पास नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम में स्पीड कितनी होगी, साउंड की 0 हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से, मतलब जो लाइट वेव है उसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साउंड का किस तरह से डिपेंडेंस होता है, किस पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, है ना। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर चेंजेस द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है। दीज वेव्स एक्साइट द रेटिना एंड प्रोड्यूस द सेंस ऑफ विजन, मतलब रेटिना को एक्साइट करता है। रेटिना एक हमारे पास पढ़े, अगर आप पढ़ेंगे, मेरा ह्यूमन आई मैंने पढ़ा दिया लाइट क्लास 8 में। These waves excite in the ear drum and produce the sense of hearing, मतलब साउंड सेंस ऑफ हियरिंग देता है और ये सेंस ऑफ विजन देता है लाइट। क्लियर है। लाइट वेव्स दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझें कि जो लाइट वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और साउंड वेव वाइब्रेटिंग बॉडीज से प्रोड्यूस होता है ना। जो लाइट वेव है सिर्फ ट्रांसवर्स होता है, और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, मैंने डिस्कस कर दिया। लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या आप इसको लिखें अगर SI यूनिट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अप्रॉक्सीमेशन है, एक्चुअली कुछ और होता है, थोड़ा सा ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 330 मीटर पर सेकंड। काफ़ी वेरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 330 मीटर पर सेकंड है, हवा की बात करें, है ना। तो बहुत कम होती है साउंड की स्पीड। इसीलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हमको अगर यहाँ से, मैं किशनगंज में हूँ और मुंबई में अगर कोई मेरा रहता है तो बात करनी है, तो ये मुंबई में जो बात करनी है तो हम डायरेक्टली बोल के वो आवाज़ पहुँच नहीं सकती है, उसके लिए हमको फिर मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की, तो वो अलग प्रोसेस, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में, है ना। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। मैंने बता दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में, अभी पॉसिबल नहीं है, तभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, बट इन अ गिवन मीडियम इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। एक मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बशर्ते कि उसके साथ जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज ना हो। जैसे एंड डिपेंड्स मेनली ऑन 2 प्रॉपर्टीज, किस किस पे, नेमली इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इफ द मीडियम इज होमोजेनस, मीडियम में कोई बदलाव नहीं, हर जगह डेंसिटी सेम है ना, इलास्टिसिटी सेम है, इट्स डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी डू नॉट चेंज विथ डायरेक्शन एंड सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब समझ रहे हैं, होमोजेनस है, डेंसिटी इलास्टिसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग नहीं, हर जगह सेम है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब बोलते क्या, साउंड की स्पीड उस मीडियम में क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब ये है कि इस कमरे में अगर मान लेते हैं कि इसकी ये होमोजेनस मीडियम है, इसकी डेंसिटी नहीं बदल रही, इसकी इलास्टिसिटी नहीं बदल रही डायरेक्शन के साथ, तो हम कहेंगे कि ऐसा होगा कि साउंड की वेलोसिटी चेंज नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इन सॉलिड्स द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड में दोनों नेचर का वेव आएगा, कौन कौन सा, ट्रांसवर्स वाला भी और लॉन्गिट्यूडिनल वाला भी। तो कौन सा वाला ज़्यादा होता है, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मतलब अगर हम बात करें, इस तरह से भी होगा एक, और एक इस तरह से भी होगा, 2 तरह का वेव होगा, एक ट्रांसवर्स वाला और एक लॉन्गिट्यूडिनल वाला। किसकी ज़्यादा स्पीड होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वाली। कौन सी वाली, लॉन्गिट्यूडिनल वाली। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शॉक वेव्स जो हमारा अर्थक्वेक की वजह से आता है। This is evident from the fact that primary shock waves producing during an earthquake, which are longitudinal in nature, reach the seismic station first, and the secondary shock waves, which are transverse in nature, reach the seismic station later. तो पहले कौन सा पहुंचता है स्टेशन में, जो डिटेक्ट करता है इन चीज़ों को, पहले लॉन्गिट्यूडिनल वाला पहुंचता है। आई थिंक हम लोगों को भी फील हुआ होगा, मैंने भी तो इतना ऑब्जर्व नहीं किया चीज़ों को, कि जब अर्थक्वेक आता है वहाँ तो हम लोग परेशान रहते हैं, तो याद क्या रहेगा चीज़ें। तो क्या होगा कि पहले कौन सा वाला वाइब्रेशन होता है, ऐसा वाला, लॉन्गिट्यूडिनल वाला। लॉन्गिट्यूडिनल वाला पहले आता है और ट्रांसवर्स वाला बाद में आता है, क्योंकि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी बातें, जो एयर में जो साउंड ट्रैवल करता है ना, वो किस किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली, कैसे क्या होता है। मैं आपको आगे बता दूं, जो स्पीड होगा ये फार्मूला, मतलब ये डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे, और ये एक फार्मूला आएगा।
तो स्पीड ऑफ साउंड इन सम मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, है ना। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बढ़ते जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। समझ पा रहे हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सॉलिड में। ये क्यों होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये समझें। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए V बराबर E बाई रो, ई तो मैंने बताया इलास्टिसिटी है किसी मीडियम का, और रो डेंसिटी है। तो डेंसिटी बढ़ने से नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो ये तो घटेगा ना हमारा ओवरऑल। तो डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड घटना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि गैसेज में सबसे कम स्पीड होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, साउंड की, मैकेनिकल वेव की। लेकिन इसके हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, तो सबसे कम स्पीड सॉलिड में होनी चाहिए साउंड की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इशू है, इसको समझने की कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पर सोचें कि ऐसा कैसे होता है ना। अब तब तक कमेंट करें कि कैसे होता है, हो सकता है आप जानते हो, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।